अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा आज एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड ईयर उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 27 करने लगे हैं और इजी क्वेश्चन है। क्या है जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। पैरेललोग्राम इज 1,4। एक वर्टेक्स आपको ये दे दिया। आगे क्या कह रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,1, एक ये पॉइंट दे दिया आपको। और क्या है, एंड द साइड्स हैविंग स्लोप 1 एंड -1/7। ठीक है बेटा, एक स्लोप हमें दे दिया 1, एक साइड की स्लोप और दूसरी साइड की स्लोप दे दिया -1/7। आगे क्या कह रहा है, फाइंड अदर 3 वर्टिसेस। देखो बेटा, वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस। लेट्स सपोज ये वर्टेक्स ए जो है वो ये वाला है 1,4। एक वर्टेक्स हमें उसने दे दिया और ये कौन सा पॉइंट है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,1। मतलब ये जो डायगोनल्स हैं इसके, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। ठीक है, वो कह रहा है कि जी डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2,1। मतलब ये दोनों डायगोनल, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, वो बेटा ये है 2,1। इस पॉइंट पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, and the sides have slope 1 and -1/7। मतलब मान लो कि ये वाली जो साइड है इसकी स्लोप हम कह देते हैं 1 है। चलो ऐसे कर देते हैं, ये वाली साइड है इसकी स्लोप क्या है 1 है, और ये वाली जो साइड है इसकी स्लोप क्या है -1/7। ये बेटा जी डाटा गिवन है। अब अगर इस साइड की स्लोप 1 है तो इसकी भी स्लोप क्या होगी 1, क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो मतलब जो इसकी स्लोप होगी वो इसकी स्लोप होगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है तो बेटा जो इसकी स्लोप होगी वो भी इसकी स्लोप होगी। आगे क्या है, फाइंड अदर 3 वर्टिसेस। देखो बेटा, पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स दे दिया, बाकी 3 वर्टेक्स हमने क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मान लो ये जो पहला वर्टेक्स है ये है x1 y1, x1 y1 की वैल्यू दे दी है। ये जो b वर्टेक्स है मान लो ये है हमारे पास x2 y2। ये जो c वर्टेक्स है मान लो ये हमारे पास x3 y3, और ये जो d वर्टेक्स है ये मान लो क्या है x4 y4। तो बेटा ये तीनों वर्टेक्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है ना। सो डाटा क्या है सर, वो लिखते हैं हमारे पास। हमारा वर्टेक्स a है 1,4। ठीक है, और जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट है, वो वाला पॉइंट क्या है, हम उस पॉइंट को बोल रहे हैं 2,1। स्लोप है हमारे पास, ये जो साइड है BC साइड, इसकी स्लोप है स्लोप ऑफ BC। इस साइड की स्लोप क्या है 1। अगर इस साइड की स्लोप 1 है तो बेटा ये पैरेलल है AB, इस साइड की भी स्लोप क्या होगी 1। स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC सेम होगी, वो क्या होगी 1। सिमिलरली ये जो BC साइड है इसकी स्लोप और AD साइड इसकी स्लोप दोनों पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी सेम। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC व्हिच इज इक्वल टू -1/7। ठीक है। अच्छा, अब बेटा याद रखना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बल्कि डेफिनेशन है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना, मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट से मुराद देखो बेटा, ये वाला डायगोनल जो इसको कट कर रहा है ना, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। मतलब जितना ऊपर वाला हिस्सा है उतना ही नीचे वाला हिस्सा होगा। ये डायगोनल पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को
कट जिस पॉइंट पर करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा नीचे है। तो फिर पता क्या चला कि जो 2,1 है ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो 2,1 है ये क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एज 2,1 is the midpoint टू कोमा वन क्या है, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ये जो 2,1 है ए और सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट याद है कि मिड पॉइंट वाला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंड वाले पॉइंट्स के x को ऐड करो, इसका x और इसका x, उन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, ठीक है ना। एंड पॉइंट्स के x को ऐड करो, x3 और x1, x1 क्या है 1, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करो, कोमा इनके y को y3 और इधर y क्या है 4, 2 पे डिवाइड करो, ठीक है। जब हम इस तरह से करते हैं कि एंड पॉइंट्स के x को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं और y को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो बेटा वो किसके इक्वल आता है, वो बेटा मिड पॉइंट के इक्वल आता है। और मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 2,1, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम, उसकी डेफिनेशन। अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा याद रखना, जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स, दो पॉइंट आपस में इक्वल हो, तो बेटा याद रखना ना, इसका x इसके x के इक्वल होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। जब दो पॉइंट्स इक्वल हो, ठीक है, तो बेटा x x के इक्वल होता है और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। तो यहां से सॉल्व करते हैं हम, वापस क्या आ जाएगा, x3 + 1 which is equal to 2, 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो x3 क्या आ जाएगा बेटा 4, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x3 की वैल्यू बेटा आ गई 3। आगे यहां से जरा देखो बेटा, 2 डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो y3 + 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, 2 1 से मल्टीप्लाई के, ठीक है। अब ये 4 प्लस का है, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास y3 क्या मिलेगा 2 - 4 -2, तो ये बेटा हमारे पास x3 और भी आ गया और y3 भी आ गया, x3 भी निकल गया, y3 भी निकल गया, इसका मतलब पॉइंट C आ गया हमारे पास। x3 की वैल्यू क्या है 3, y3 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है बेटा। पॉइंट C जो है वो हमारे पास निकल आया, इसका मामला भी रिजॉल्व हो गया, मतलब मैं यहां पर फिर लिख सकता हूं x3 की जगह पर 3 और y3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं -2, ये वाला मामला हल हो गया। अब हमने निकाला है पॉइंट B और पॉइंट D, जरा बात कर लेते हैं पॉइंट B के लिहाज से। अच्छा अब जरा बेटा देखो, एज स्लोप ऑफ AB, ये जो लाइन है AB लाइन सेगमेंट, इसकी स्लोप क्या थी 1 थी, ये हमने पढ़ा था, लिखा था AB की स्लोप क्या है 1, ओके। अब ये जो स्लोप ऑफ AB है इसका फार्मूला क्या होगा, याद है ना, y2 - y1 / x2 - x1, ये फार्मूला था,
तो y2 क्या वो ये है, x2 क्या वो ये है, ठीक है। y1 क्या है हमारे पास वो ये है, और इसके बाद क्या आ गया 4, ठीक है। और x1 क्या है हमारे पास, x1 जो है बेटा वो वापस ये है, और इसकी बात क्या आ गया 1। यहां से इक्वेशन बनाओ, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा y2 माइनस 4 इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू उधर जाके जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस 1, ठीक है। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल किसके आ जाएगा x2 माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा प्लस का 3, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। हमने ए बी की स्लोप यूज की तो वापस इक्वेशन 3 आ गई। अब हम बेटा जरा बी और सी की स्लोप यूज करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू -1/7, इन दोनों की स्लोप कैसे आएगी, वही तरीका y2 माइनस दिस, ये फॉर्मूला आएगा ना इन दोनों का, y2 माइनस y3 ओवर x2 माइनस x3, ये x3 और y3 है ना लिखा। अच्छा अब y3 क्या है, ये तो हमने वैल्यू निकाल लिया, y3 की वैल्यू है -2, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके +2 हो जाएगा, और x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 3, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या आएगा हमारे पास, अब बेटा देखो ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाकर -1 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, सेवन इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये वाली बात इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके -1 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या करेगा 7 को मल्टीप्लाई करो 7y2 प्लस 7 2 14, -1 को x से इससे मल्टीप्लाई करो तो -x2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर इसको ना x2 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है +7y2 which is equal to 3, ये वाली बात एज इट इज है, x2 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। 3 भी एज इट इज है, हमने तीन वैल्यू सीख ली 1 2 3, ये तीन वैल्यू सीख ली, बचा क्या 14 प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा -14 माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे बेटा हम x2 प्लस 7 के बाद क्या दिख रहा है बेटा आपको ये y2, इस y2 की वैल्यू हमने निकाली है, तो इस y2 की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं x2 प्लस 3, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से जाएगा, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करो 7x2 प्लस 21 कितना आएगा 7x2 प्लस x2 8x2, 21 प्लस क्या उधर जाके हो जाएगा -1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा -11 और -21 माइनस का 32 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 32 आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो तो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x2 क्या बनेगा बेटा 8 1s are 8 8 4s are 32,
ये बेटा x4 की वैल्यू आ गई, इस सॉरी x2 की वैल्यू आ गई, इस x2 की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो बेटा y2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 1, इस x2 की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे चलना है तो इसको मैं यहीं पर रिमूव करूंगा, ठीक है, इससे आगे लिखने के बजाय मैं इसको यहीं पे देख रहा हूं रिमूव करके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा, हमने इक्वेशन 1 लिखनी है ये वाली, इक्वेशन 1 लिख दी। अब इस इक्वेशन 1 में x2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे -4, तो y2 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास x2 भी आ चुका है और y2 भी आ चुका है, ये सारा हमने मूव कर, तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, x2 की वैल्यू भी हमने क्या निकाली थी -4 और y2 की वैल्यू क्या निकाली हमने -1। ठीक है, c भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, अब लास्ट क्या रह गया d, और d कैसे निकालना है बेटा, उसी कॉन्सेप्ट से निकालना है जैसे जिस कॉन्सेप्ट से c निकाला था, मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से। मतलब देखो ना, ये भी डायगोनल है, ठीक है, तो इस डायगोनल को दूसरा वाला डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा नीचे है। ठीक है ना, तो अगर दोनों पार्ट्स इक्वल है तो बेटा ये फिर 2,1 क्या है, मिड पॉइंट है, ये जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये मिड पॉइंट कहलाएगा, किसका, d का और b का। ठीक है ना, b और d का क्या है, मिड पॉइंट है, तो यही चीज हम आगे लिखेंगे। as 2,1 is the midpoint ठीक है, 2,1 क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ B एंड D। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, B और D का। तो फिर मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, याद है, दोनों के x को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, दोनों के y को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, याद है ना, जब एंड पॉइंट्स के x को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो और y को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो किसके इक्वल आता है, वो मिड पॉइंट के इक्वल आता है। ठीक हो गया, तो सेम उसी तरह जैसे c निकाला था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हमने d निकाला है। ठीक है ना, तो अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल हैं, तो फिर पहले भी बोला था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो बेटा उनका x x के इक्वल होता है, x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट ये भी क्या होंगे, इक्वल। जहां से वैल्यू निकलेगी हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये -4 होता जाके क्या हो जाएगा, +4, तो x4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 8। यहां से y4 निकालते हैं, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा y4 क्या आ जाएगा 3। अब बेटा x4 भी आ गया, y4 भी आ गया, तो मतलब पॉइंट D की वैल्यू क्या मिली हमें,
3 पॉइंट्स हमने जो अननोन थे वो भी हमने फाइंड कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा भी स्टूडेंट्स, अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 एएलपी के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है। अब इससे पहले भी जरा आप एक टॉपिक देख लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है हमने एक लाइन के रिस्पेक्ट से, लेकिन लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्टिकल नॉन वर्टिकल लाइन का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 4.3 का इंक्लिनेशन वाले लेक्चर में, ठीक है। तो मतलब लेट्स सपोज कि ये कोई हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट है, x1 y1। अब ये पॉइंट इस लाइन के अबव है, ठीक है। हो सकता है ये पॉइंट इस लाइन के बिलो भी होता। अब हमने ग्राफिकली तो पता जाहिर लग ही जाएगा, लेकिन अगर हमने कैलकुलेशन करके पता करना हो कि पॉइंट जो है वो लाइन के अबव है या बिलो है, तो वो कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा काम है। देखो बेटा, कंसीडर अ पॉइंट x1 y1, ये एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, ठीक है, एंड अ लाइन ax plus by plus equal to 0, ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम हमने L रखा, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट की पोजीशन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना होगा? इफ b इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो मतलब b क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। b है क्या बेटा? ये b क्या है बेटा? ये b y का कोएफिशिएंट है। ये b क्या है? y का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो मतलब y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो? 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, और उसके साथ साथ वो जो लाइन है ax plus by plus c, जब उस लाइन में आप वो x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? देखो, जब आप इस लाइन में x की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे x1, y की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे 0.1 वैल्यू y1, ठीक है। मतलब आपने इस पॉइंट को इस लाइन पर पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर बेटा उस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ, देन द पॉइंट दिस लाइज अबव द लाइन, ठीक है। क्या बोला मैंने कहा बेटा, अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और उस पॉइंट को जब लाइन में हम पुट करें उसका आंसर भी पॉजिटिव y 0 से बड़ा है, सेम साइन, y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव और इस लाइन का आंसर भी पॉजिटिव। अगर ये सेम है, पॉजिटिव है दोनों, मतलब सेम साइन है, तो लाइन, तो बेटा पॉइंट कहां पर होगा? पॉइंट लाइज अबव द लाइन, लाइन के अबव होगा, ठीक है। और अगर b ग्रेटर देन 0 हो, b पॉजिटिव हो, और उस लाइन में जब हम पॉइंट पुट करें उस पूरे का आंसर छोटा हो 0 से, मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर साइन उलट है, ऑपोजिट है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर b हमारा बेटा क्या हो? पॉजिटिव हो, लेकिन उस लाइन का आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, देन द पॉइंट दिस लाइज बिलो द लाइन, ठीक है। मतलब y का कोएफिशिएंट और लाइन का आंसर सेम हो, पॉजिटिव हो, तो पॉइंट अबव हो, लेकिन y का कोएफिशिएंट और लाइन का आंसर अगर सेम ना हो, ऑपोजिट साइन हो, मतलब y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, लाइन का आंसर जो हो वो नेगेटिव हो, तब हम कहेंगे कि जो पॉइंट है वो लाइन के बिलो है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। इसका पार्ट ए करवा रहा हूं, पार्ट बी से ऐसे आपने कर देना। हमने क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के अबव है या फिर बिलो है, हमने ये बताना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको।
ये लाइन है, अब इस लाइन में बेटा देखो जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या है -3, मतलब वो नेगेटिव है। लेकिन यहां पर हमने कंडीशन रखी थी कि y का कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव से भी हो जाएगा लेकिन बेहतर है कि हम पॉजिटिव के तरीके से ही चलें, एक ही सेंस में। अब इसको हमें पॉजिटिव बनाना तो कैसे करें, इस पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल टू 0। ये आ गया, इसका नाम रखते हैं 1, ठीक है। हेयर अब यहां पर बेटा y का जो कोएफिशिएंट है b, उसकी वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू यहां पर क्या है 3 और ये क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब ये वाली बात कर दी। अब दूसरी बात देखते हैं कि ये वाली बात होगी या ये वाली बात। उसके लिए हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन की लेफ्ट साइड में पुट करना है, पुट दिस पॉइंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। क्या कर रहे लोग में बेटा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन की इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर देना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा ये लाइन है हमारे पास -2x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इस लाइन की। इस लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह पर क्या पुट करना है, y की जगह पर क्या पुट करना है, उस पॉइंट की वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू है 5, यहां पर x की वैल्यू हमने 5 पुट करना है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 8, उसको पुट कर देना। अब इसका आंसर देखना है कि इस पूरे का आंसर 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा है। ये क्या आ गया -10 प्लस 24 -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 10 में 6 जमा करें 16, 16 साइन बड़ी वाले का माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो आंसर क्या करेंगे, अब ये आंसर पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है। तो पता क्या चला कि बेटा b का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है और उस लाइन का जो आंसर आ रहा है वो भी 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इट्स मींस कि ये जो पॉइंट है 5,8 ये इस लाइन के अबव है, बिलो नहीं। एंड पर क्या लिखते हैं, सो गिवन पॉइंट लाइज अबव द गिवन लाइन। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज 4.4 के साथ। अस्सलाम।